सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी नीतीश कुमार को लगे झटके की, वक्फ बिल पर बैकफुट पर आई सरकार की। देखेंगे कैसे बिहार चुनाव से पहले एनडीए को मिली हार, संघ की शरण में क्यों पहुंचे पीएम मोदी, जानेंगे मणिपुर को लेकर केंद्र के फैसले को। और बुलेटिन के आखिर में बात 1 अप्रैल से एलपीजी के दामों से लेकर बैंक नियमों में हो रहे बदलावों की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक में बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, पार्टी से निष्कासित एमएलए बंसगोड़ा पाटिल यत्नाल ने हिंदू पार्टी शुरू करने के दिए संकेत, कहा यहां हिंदू वर्तमान भाजपा के अधीन सुरक्षित नहीं। पत्रकार की गिरफ्तारी पर भड़के कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, असम पुलिस पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का लगाया आरोप, बैंक में वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की। विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलेगी एमपी सरकार, उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान, अब सम्राट विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा विश्वविद्यालय। और यूपी में योगी सरकार के फैसले पर आप सांसद संजय सिंह ने उठाए सवाल, पूछा शराब की दुकानें केएफसी या मैकडॉनल्ड क्यों खुले रहने चाहिए। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव इसी साल होने हैं और इसी के चलते बीजेपी नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर पहुंचे, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, एनडीए नेताओं के साथ भी चर्चा की, लेकिन जेडीयू को शाह से जो उम्मीद थी उसे अमित शाह ने तोड़ दिया। तो आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी लंबे समय बाद अमित शाह के साथ मंच शेयर किया। नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने एक बार फिर कहा कि 2 बार वो गलती कर चुके हैं, इधर उधर चले गए थे, अब वो गलती नहीं करेंगे, साथ में ही रहेंगे। नीतीश को उम्मीद थी कि अमित शाह भी उनकी सीएम उम्मीदवारी पर मुहर लगा देंगे। जेडीयू की तरफ से तो पहले से ही साफ कर दिया गया कि नीतीश ही सीएम उम्मीदवार होंगे, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने अभी तक नीतीश की सीएम उम्मीदवारी पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं और अमित शाह ने भी ऐसे संकेत नहीं दिए कि बीजेपी सीएम पद जेडीयू को सौंप सकती है। शाह ने कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव एनडीए पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा, लेकिन एनडीए की सरकार बनने पर सीएम कौन होगा, इसे लेकर उन्होंने चुप्पी साध ली। शाह के बिहार दौरे को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन जिस तरह का फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से रखा गया है उससे बीजेपी के सहयोगी दलों में खलबली मच गई है, क्योंकि पार्टी ने तय किया है कि किसी भी सीट पर अगर कोई सहयोगी दल दावा कर रहा है तो पहले उसे उम्मीदवार का नाम भी बताना होगा। जिस दल के पास मजबूत उम्मीदवार होगा सीट उसी के खाते में जाएगी। साफ है, जेडीयू को जिस बात का डर लग रहा है वो अब सामने आता दिख रहा है। बीजेपी महाराष्ट्र की रणनीति पर ही आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, यानी चुनाव के बाद अगर महाराष्ट्र जैसे परिणाम आते हैं तो नीतीश कुमार के हाथ से सीएम पद फिसल सकता है। बिहार में सीएम फेस को लेकर एनडीए में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो विवाद वक्फ बिल पर भी थमता नजर नहीं आ रहा है। मुस्लिम संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष भी इस बिल को मनमाना बता रहा है, लेकिन सरकार इसे संसद से पास करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन अब मोदी सरकार इस पर बैकफुट पर नजर आ रही है, तो क्या संसद में पेश नहीं होगा वक्फ बिल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ बिल पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ मोदी सरकार इस बिल को पारित करने की कोशिश में जुटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को संसद के इसी सत्र में लाने की घोषणा भी कर दी है, लेकिन अब इसे लेकर सरकार भी अपने पांव पीछे खींचती दिखाई दे रही है। दरअसल मोदी सरकार के इस बिल का शुरुआत से ही विरोध हो रहा है। मुस्लिम समुदाय इस बिल के खिलाफ है। मुस्लिम संगठनों से लेकर विपक्ष तक सब इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि एनडीए की 2 बैसाखी कहे जाने वाले नीतीश और नायडू के गढ़ में भी इसका कड़ा विरोध देखा गया। तमाम प्रदर्शन के बावजूद अभी तक मोदी सरकार इस बिल को बजट सत्र में ही पारित करने की कोशिश में थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि इस बिल को फिलहाल के लिए रोका जा सकता है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के अंदर ही एक ऐसा वर्ग है जो इस विवादास्पद विधेयक को जल्दी लाने के बजाय देर से लाने की संभावना तलाशना चाहता है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि विधेयक को इसी सत्र में दोबारा पेश किया जा सकता है, लेकिन मतदान और पारित कराने का काम बाद में किया जा सकता है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय का आक्रोश एनडीए पर भारी पड़ सकता है। खास तौर पर ये नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
और आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि संसद में बीजेपी के सहयोगी ही इस बिल पर उसका साथ न दे। इसे लेकर एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसी राय है कि सरकार कुछ और समय तक इंतजार कर सकती है और इस साल के अंत में बिहार में होने वाले चुनावों तक इस विधेयक को टाला जा सकता है। बहरहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए माना ये जा रहा है कि फिलहाल ये बिल एक बार फिर लटक गया है। वक्फ बिल को लेकर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, तो बैकफुट पर बिहार चुनाव से पहले ही एनडीए भी आ गया है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। दरअसल हाल ही में पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के नतीजे सामने आए, जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। बीजेपी का छात्र संगठन एबीवीपी, जिसके दबाव में जेडीयू और एलजेपीआर ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, वो 5 में से केवल 1 सीट जीत पाया है। तो क्या रहे चुनाव के परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। बीजेपी का छात्र संगठन एबीवीपी केवल 1 पद पर ही चुनाव जीत सका, जबकि कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई 2 पदों पर चुनाव जीता और अध्यक्ष पद पर भी नंबर 2 पर रहा। एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी ने अध्यक्ष पद पर तो जीत दर्ज कर ली, लेकिन एबीवीपी के खाते में 5 में से केवल 1 पद ही आ सका, और वो भी तब जब बीजेपी के छात्र संगठन के पीछे पूरे एनडीए ने एकजुट रूप से जोर लगाया था। वहीं बात करें महागठबंधन की, तो आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के छात्र संगठनों ने अपने अलग अलग उम्मीदवार उतारे थे। यानी देखा जाए तो अगर महागठबंधन ने भी एकजुट रूप से ताकत लगाई होती तो बीजेपी के संगठन को 1 भी पदों पर जीत हासिल नहीं होती। और चूंकि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव दरवाजे पर है, ऐसे में ये नतीजे बीजेपी के लिए बड़े झटके के रूप में देखे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले छात्र संघ चुनाव ने बीजेपी यानी कि पूरे एनडीए को आईना दिखा दिया है। छात्र संघ चुनाव में महिलाओं का दबदबा रहा। अध्यक्ष पद पर मैथिली तो उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार धीरज कुमार ने जीत हासिल की। वहीं महासचिव पद से निर्दलीय सलोनी राज जीती है। इसके अलावा एनएसयूआई के रोहन सिंह ने संयुक्त सचिव और एनएसयूआई की सौम्या श्रीवास्तव ने कोषाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में बीजेपी के छात्र संगठन की हार ने पूरे एनडीए को बेचैन कर दिया है, तो बीजेपी और संघ के साथ चल रहे टकराव को लेकर भी पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। इस टकराव के बीच पीएम मोदी नागपुर संघ मुख्यालय पहुंच गए। पीएम मोदी के नागपुर में संघ मुख्यालय जाने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर इस बार आरएसएस और बीजेपी के बीच ठन गई है और इसी के चलते 4 महीने से बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव लगातार टलता आ रहा है। संघ और बीजेपी हाईकमान अपने अपने पसंद पर अड़े हुए हैं। इस टकराव के बीच पीएम मोदी नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दीक्षा भूमि में महात्मा बुद्ध की पूजा की, डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने केशव कुंज यानी संघ मुख्यालय में आरएसएस के संस्थापक केशव बल्लीराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने आरएसएस के समाज में योगदान की जमकर तारीफ की। संघ प्रमुख के साथ मंच पर ही चर्चा की। कहा जा रहा है कि संघ और बीजेपी के बीच इस समय टकराव चल रहा है, खास तौर पर बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। इससे पहले 21 और 23 मार्च तक बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की वार्षिक बैठक हुई थी, जिसमें मोहन भागवत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की थी और इसके बाद नड्डा सीधे पीएम मोदी से मिले थे। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि भागवत ने अध्यक्ष पद को लेकर पीएम मोदी को भी संघ की पसंद बता दी है और पीएम मोदी को भी भागवत ने साफ संदेश दे दिया है। दरअसल मोदी के आरएसएस मुख्यालय में जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में संघ और बीजेपी के बीच मतभेद सामने आ गए थे और इसके बाद पीएम मोदी की तरफ से इन रिश्तों को दुरुस्त करने की कोशिश शुरू की गई थी और इसी के चलते संघ प्रमुख की सुरक्षा को बढ़ाया गया और अब खुद पीएम संघ मुख्यालय पहुंच गए हैं। लेकिन सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी संघ की पसंद को अध्यक्ष पद के लिए मंजूरी देंगे। अब पीएम मोदी का अचानक 11 साल बाद संघ मुख्यालय जाना सवालों में आ गया है, तो सवाल मणिपुर को लेकर भी उठ रहे हैं। मणिपुर लगभग 2 साल से हिंसा की चपेट में है, लेकिन राज्य के हालात सुधरते नहीं दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मणिपुर में जारी हिंसा को रोकने में राज्य और केंद्र सरकार विफल साबित हुई है। राज्य में हालात बिगड़
सुधरते देख राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, लेकिन अब भी हालात सुधरते नहीं दिख रहे। ऐसे में अब केंद्र ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने मणिपुर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफ्स्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय की ताज़ा अधिसूचना के मुताबिक मणिपुर राज्य को 1 अप्रैल से 6 महीने के लिए फिर से अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। हालांकि 5 जिलों के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को इस आदेश से बाहर रखा गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में अशांति और हिंसा के हालात को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। अफ्स्पा के तहत सशस्त्र बलों को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने, तलाशी लेने और अगर जरूरत पड़े तो गोलियां चलाने का अधिकार है। इस राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और शांति सुनिश्चित करने के लिए ये शक्तियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, खासकर ऐसे वक्त में जब राज्य में अलग अलग उग्रवादी समूहों और अलगाववादी गतिविधियों का सामना किया जा रहा है। हालांकि जनता अफ्स्पा का विरोध कर रही है। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अफ्स्पा ने एनडीए सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। खास तौर पर मणिपुर में चल रही हिंसा का मामला सरकार की मुसीबत बना हुआ है, तो मुसीबत दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा की भी कम होती नहीं नजर आ रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को लेकर विरोध कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने हड़ताल तो वापस ले ली है, लेकिन ये साफ कर दिया है कि उनका विरोध जारी रहेगा। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले को लेकर चल रहा विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने उनकी नियुक्ति और तबादले को लेकर शुरू किया गया आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया है, लेकिन अपनी हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही सोमवार से हाईकोर्ट में कामकाज फिर से शुरू होगा। ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी हॉल में हुई कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद अध्यक्ष अनिल तिवारी और एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष टीपी सिंह ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता कामकाज करेंगे। हालांकि जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। वहीं अब इस मामले में 31 मार्च से दोबारा जांच शुरू होगी। इस दौरान दिल्ली अग्निशमन विभाग व नई दिल्ली जिला के 25 से ज्यादा अधिकारियों व कर्मियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए जा सकते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बरामद जले हुए कैश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंतरिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा प्रकरण में आंतरिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का शीर्ष अदालत का फैसला एक खतरनाक मिसाल स्थापित करता है। उन्होंने आगे कहा कि ये उनके विवेक पर निर्भर करता है और ये सही था या गलत ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे हिसाब से ये एक खतरनाक ट्रेंड है। ऐसे में ये मामला अब कौन सा मोड़ लेता है ये तो देखने वाली बात होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात 1 अप्रैल से हो रहे बदलाव की। मार्च का महीना खत्म होना है और नया वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी 1 अप्रैल 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे, जिनका असर आम आदमी की जेब से लेकर बैंकिंग और टैक्स सिस्टम तक पर पड़ेगा। तो इस बार 1 अप्रैल से क्या क्या हो रहे हैं बदलाव, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस बार भी 1 अप्रैल 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, जिनका असर आम आदमी की जेब से लेकर बैंकिंग और टैक्स सिस्टम तक पड़ेगा। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों, क्रेडिट कार्ड नियमों, बैंक खातों, यूपीआई सेवा और टैक्स प्रावधानों में संशोधन शामिल है। बात अगर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की करें तो हर महीने की पहली तारीख को तेल और गैस कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं। खासकर 1 अप्रैल 2025 को भी इसमें बदलाव की संभावना है, जिसमें 14 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में राहत मिल सकती है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में उतार चढ़ाव संभव है। साथ ही एयर टरबाइन एटीएफ के महंगे होने से हवाई यात्रा पर असर पड़ सकता है। वही बात अगर क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव की जाए तो एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट या एयर इंडिया क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड और सुविधाओं में कटौती की जा रही है। एसबीआई सिंपली क्लिक कार्ड पर स्विगी रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर दिया जाएगा। एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 किया जाएगा, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्लब विस्तारा माइलस्टोन रिवॉर्ड्स बंद कर रहा है। इसी के साथ अगर आप लंबे समय से यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपका अकाउंट
बंद हो सकता है। साथ ही आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा यूपीआई अकाउंट लंबे समय से एक्टिव नहीं है तो उसे डीएक्टिवेट किया जा सकता है। तो बैंकों के सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने के नियम बदले जा रहे हैं। एसबीआई, पीएनबी और अन्य बैंक सेक्टर वाइज न्यूनतम बैलेंस की नई सीमा तय करेंगे। खाते में निर्धारित न्यूनतम राशि न होने पर अलग अलग चार्ज लागू हो सकते हैं। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में कई बदलाव किए थे जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। 12 लाख रुपए तक का वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को टैक्स से छूट दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी जाएगी।